गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत इजराइल रक्षा सौदों को लेकर सवाल उठाए हैं। उसने कहा है कि भारत जो हथियार इजराइल को बेच रहा है उसका इस्तेमाल गाज़ा में किया जा सकता है। एमनेस्टी ने इजराइल पर गाज़ा में नरसंहार करने का भी आरोप लगाया है। उसने दावा किया कि 7 अक्टूबर 2022 के बाद से भारत ने इजराइल को हथियार, गोला बारूद, पुर्जों और कंपोनेंट्स की 2596 खेपें भेजी हैं। बता दें कि इसी तारीख को हमास ने इजराइल पर आतंकवादी हमला किया था, जिसमें 1400 से अधिक इजरायलियों की मौत हुई थी, जबकि इससे कई ज़्यादा लोगों को अगवा किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि भारत इजराइल को हथियार सप्लाई करना जारी रखे हुए है। इस बात का जोखिम ज़्यादा है कि इनका इस्तेमाल गाज़ा में फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ चल रहे नरसंहार में किया जा सकता है। उसने आगे कहा, भारत ने इजरायली रक्षा क्षेत्र के साथ एक करीबी और फायदेमंद साझेदारी बनाई है और इजराइल के सैन्य अभियानों का समर्थन करने वाली सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बन गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के जांचकर्ताओं ने 7 अक्टूबर 2023 से भारत से इजराइल भेजे गए हथियारों, गोला बारूद, पुर्जों और कंपोनेंट्स की 2596 खेपों का विश्लेषण किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कंपनियों ने इजरायली सैन्य आपूर्तिकर्ताओं को सैन्य ग्रेड हथियारों के लिए कम से कम 3,90,516 छोटे हथियारों के पुर्जे, विस्फोटक आयुध के 5,64,970 पुर्जे जैसे ड्रोन, वॉरेट और आर्टिलरी शेल केसिंग और सैन्य वाहनों के 258 कंपोनेंट सप्लाई किए हैं। एमनेस्टी ने कहा कि उसने शिपमेंट ट्रेड डाटा का इस्तेमाल करके यह पता लगाया कि कैसे हथियार, गोला बारूद, पुर्जे और कंपोनेंट्स उन इजरायली कंपनियों को भेजे गए जो उन्हें देश की सेना को सप्लाई करती है। मानवाधिकार समूह ने कहा कि उसके शोधकर्ताओं ने उन खेपों को व्यवस्थित रूप से बाहर रखा जो नागरिक इस्तेमाल के लिए हो सकती थी। उन्होंने कहा कि भारत के हथियारों और गोला बारूद के निर्यात की पहचान की, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड (HS) कोड 93+ और 8710+ के तहत वर्गीकृत किया गया है। आइए बात करें भारतीय राफेल की। भारतीय राफेल गिरने का दावा करने वाले फ्रांसीसी पायलट की जांच शुरू हो गई थी। ये पायलट फ्रांसीसी नौसेना के लिए राफेल उड़ाते थे और उन्होंने अमेरिकी नौसेना के साथ भी ट्रेनिंग दी थी। उनके ऊपर पेरिस में चीन को फ़ायदा पहुंचाने वाली खुफिया गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में औपचारिक जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने विवादित दावा किया था कि पिछले साल मई में भारत पाकिस्तान झड़प के दौरान भारतीय वायुसेना का एक राफेल जेट गिर गया था। फ्रांसीसी पायलट का नाम पियरे हेनरी चुएट है, जिन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल से सुपर टेंडार्ड और राफेल मरीन फाइटर जेट उड़ाए थे। फ्रांस की घरेलू खुफिया एजेंसी DGSI ने पूछताछ के बाद उन्हें पिछले हफ्ते एक जांच मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था। इसके बाद उन पर औपचारिक रूप से जांच शुरू की गई। इस घटनाक्रम की जानकारी सबसे पहले 27 जुलाई को इंटेलिजेंस ऑनलाइन ने दी थी। फ्रांसीसी पायलट पर चीन से संबंध का आरोप। रिपोर्ट के मुताबिक पायलट के ऊपर जासूसी के 4 आरोपों में जांच की जा रही है। इन आरोपों में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े राज जाहिर करना, किसी विदेशी ताकत का खुफिया जानकारी का लेन देन, देश के बुनियादी हितों से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना और किसी विदेशी ताकत को जानकारी सौंपना शामिल है। चुएट उन पश्चिमी पायलटों की लंबी सूची में शामिल हो गए हैं जिन्हें चीन की पहले एयरफोर्स के पायलटों को रणनीति प्रक्रियाओं और संबंधित कौशल की ट्रेनिंग देने के लिए चेतावनी दी गई है या जिनकी जांच की गई है। यह ट्रेनिंग कभी कभी चीन में या तीसरे देशों में दी जाती थी। खास बात यह है कि अमेरिकी वायुसेना के पूर्व मेजर जेराल्ड एडी ब्राउन जूनियर, जिन्होंने F-35 भी उड़ाया था, उन्हें इसी साल फरवरी में चीन से लौटने के तुरंत बाद अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। उन पर 2023 में चीनी पायलट्स को ट्रेनिंग देने और खुफिया जानकारी शेयर करने के आरोप लगाए गए थे। पायलट पियरी हेनरी चुएट फ्रांस और कनाडा दोनों देशों के नागरिक हैं और फ्रांसीसी नौसेना में फाइटर पायलट रह चुके हैं। उन्होंने एयर कनाडा के लिए 737 पायलट की ट्रेनिंग ली है और अमेरिकी नेवी के साथ एक्सचेंज ऑफिसर के तौर पर ट्रेनिंग की और फ्रेंच नेवी से रिटायर होने के बाद एक जाने माने लेखक, इंटरनेशनल कीनोट स्पीकर और यूट्यूबर बने। US नेवी से ट्रेनिंग लेने के बाद उन्हें कॉम्बैट ऑपरेशन और राफेल मरीन पर हवाई प्रदर्शन का काफ़ी अनुभव मिला और उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर पर 200 से ज़्यादा बार लैंडिंग की। ये बात करें रूस की। यूक्रेन से जंग के बीच रूस दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा हथियारों से लैस युद्धपोत एडमिरल नाखिमोव पर 3 KA-31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर तैनात कर सकता है। रूसी नौसेना ने इस बात की पुष्टि की है कि साल 2026 में एडमिरल नाखिमोव युद्धपोत को फिर से शामिल किया जाएगा। यह युद्धपोत परमाणु ऊर्जा से चलता है। एडमिरल नाखिमोव को मिली इस नई बेमिसाल अत्याधुनिक ताकत ने दुनिया का ध्यान खींचा है। यह जहाज परमाणु ऊर्जा से चलने की वजह से दुनिया में सबसे लंबी दूरी तक सफ़र कर सकता है। ये युद्धपोत दुनिया के सबसे तेज चलने वाले जहाज़ों में शामिल है। एडमिरल नाखिमोव युद्धपोत दुनिया का सबसे ज़्यादा हथियारों से लैस युद्धपोत है। इसमें S-400 की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लॉन्च करने के लिए 96 वर्टिकल लॉन्च सेल हैं। इसके अलावा 80 से ज़्यादा क्रूज मिसाइलें भी इस पर तैनात है, जिसमें जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल है।
अपनी मिसाइल और सेंसर की बेजोड़ ताकत के साथ एडमिरल नाखिमोव पर सतह पर चलने वाले किसी युद्धक जहाज की तुलना में सबसे ज़्यादा एयर विंग तैनात किया जाएगा। मिलिट्री वॉच मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की योजना है कि एडमिरल नाखिमोव पर उड़ते रडार कहे जाने वाले KA-31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल या आवाक सिस्टम को तैनात किया जाए। इससे इस युद्धपोत का रडार कवरेज बढ़ जाएगा और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तथा जिरकॉन मिसाइल को सपोर्ट मिलेगा। रूसी नौसेना का कहना है कि यह युद्धपोत न केवल फायर पावर को बढ़ाकर वापस आएगा बल्कि उसकी हवा में निगरानी की क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक एडमिरल नाखिमोव पर 3 KA-31 हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। KA-31 दुनिया के उन चुनिंदा खास एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टरों में शामिल है जो नौसेना के लिए बनाए गए हैं। ये हेलीकॉप्टर बहुत लंबी दूरी तक रडार कवरेज देने में माहिर है। ये विमान मुड़ने वाले एंटेना से लैस है। ये रडार फाइटर जेट और क्रूज मिसाइलों को 150 किलोमीटर की दूरी से पहचान कर लेता है। इसके अलावा बड़े विमानों को इससे भी ज़्यादा दूरी से ट्रैक किया जा सकता है। KA-31 हेलीकॉप्टर से मिले डेटा को सीधे एडमिरल नाखिमोव कमांड सेंटर या MiG-31B फाइटर जेट को भेजा जा सकता है। खतरे की पहचान जल्दी हो जाने के कारण S-400 सिस्टम और जिरकॉन मिसाइल भी लक्ष्य का पहचान करके उसे बहुत तेज़ी से तबाह कर सकते हैं। धरती को कृत्रिम सूर्य की रोशनी से चमकाने की चीन की कोशिश फिर सुर्खियों में है। दरअसल चीन इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए दुनिया का सबसे विशाल 582 टन वजनी चुंबक तैयार किया है। उसने दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट का सफल परीक्षण भी कर लिया है। असीमित ऊर्जा पैदा करने में मदद करेगा ये विशाल चुंबक परमाणु संलयन के माध्यम से असीमित ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जरूरी प्रमुख घटक है। इसे तैयार करने के साथ चीन 2030 तक बड़े पैमाने पर संलयन ऊर्जा उत्पादन की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है। इस चुंबक की भूमिका एक अत्यधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र तैयार करना है जो प्लाज्मा करीब 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाली अति गर्म गैस को रिएक्टर की दीवारों को छुए बिना उसके केंद्र में बनाए रखता है। इससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा बेहद अधिक और पूरी तरह कार्बन मुक्त होती है। क्या होगा इस चुंबक का आकार और कब तक पूरा होगा प्रोजेक्ट? यह डी आकार का सुपर कंडक्टिंग चुंबक 21 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 582 टन वजनी है। चीन को उम्मीद है कि उसका बर्निंग प्लाज्मा एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर 2027 के अंत तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद संलयन ऊर्जा परियोजना को अगले चरण में ले जाया जाएगा। धरती का कृत्रिम सूर्य कैसे काम करेगा? यह परियोजना फ्यूजन यानी परमाणु संलयन तकनीक पर आधारित है, जिसमें हाइड्रोजन जैसे दो हल्के परमाणु आपस में मिलकर एक भारी परमाणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ठीक यही प्रक्रिया सूर्य के भीतर लगातार होती रहती है, जिससे उसका खौलता हुआ प्लाज्मा पृथ्वी तक रोशनी और गर्मी पहुंचाता है। भारत भी इस वैश्विक पहल का हिस्सा है। संलयन ऊर्जा पर दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITR फ्रांस में चल रहा है। इसमें यूरोपीय संघ के अलावा भारत, चीन, रूस, जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया शामिल है। इस परियोजना में रिएक्टर को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल होने वाला क्रायोस्टैट भारत ने तैयार किया है। ITER दुनिया की सबसे बड़ी संलयन ऊर्जा परियोजना जरूर है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल इस तकनीक का परीक्षण करना है, व्यावसायिक ऊर्जा उत्पादन नहीं। वहीं चीन का नया सुपर कंडक्टिंग चुंबक ITER के लिए बनाए गए समकक्ष चुंबक की तुलना में आयतन में करीब 1.3 गुना बड़ा है। यही वजह है कि चीन की इस उपलब्धि को स्वच्छ और असीमित ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.